हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम सोलो लेवलिंग सीजन 3 के फाइनल पार्ट को कवर करने वाले हैं। मतलब कि 5th पार्ट होने वाला है और इसके बाद सीजन 3 हो जाएगा खत्म और सीजन 4 स्टार्ट होगा इसके बाद। तो कहानी का शुरुआत में लीगिया बताता है कि वो लोग यहाँ पे वॉर की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही इस जगह को एक बैटल फील्ड में चेंज करना चाहते हैं और वो अपनी ताकत बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं ताकि वो मोनार्क से फिर से फाइट कर सके और उन्हें एक तरह से हरा सके। बट जिन्वो को ना उसकी बातों पे ना ज्यादा भरोसा नहीं हो पा रहा था और इसके बाद जिन्वो बोलने लगता है कि आखिरकार वो लोग कैसे इस जगह को बैटल फील्ड में चेंज करने वाले हैं। और इसके बाद लीगिया बताने लगता है कि वो लोग तुम्हारी दुनिया को ना माना से इम्यूट कर रहे हैं। और ये सुनने के बाद ना जिन्वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद लीगिया बताने लगता है कि जब मैजिकल बीस्ट यहाँ से बाहर निकलते हैं तो उन्हें एज अ कर्स के तौर पे देखा जाता है। और ये बात तुम्हें भी पता है कि जिस चीज के अंदर माना होता है जैसे कि माना क्रिस्टल या फिर बाकी चीजें, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक तरह से। और इसके बाद तभी जिन्वो बोलता है कि आखिरकार तेरा कहने का मतलब क्या है, मतलब कि तो जो वॉर बोल रहा है उसका मतलब क्या है। और इसके बाद तभी लीगिया बताने लगता है कि एक बार और हमें रीमैच देखने को मिलेगा मोनार्क्स और रूलर्स के बीच में और बैटल के दौरान तुम्हारी जो दुनिया है वो एकदम हेल में बदल जाएगी और तुम्हें जल्दी करना होगा। अगर उनको पता लग जाएगा कि हम दोनों एक साथ मिल चुके हैं तो रूलर्स और साथ ही मोनार्क्स दोनों हमारे बीच में इंटरफेयर करेंगे। और मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि इस टाइम पे रूलर्स ने अपने प्लानिंग को स्टार्ट भी कर दिया है। और तभी जिन्वो बोलता है कि तुम कह रहे हो कि आखिरकार वो लोग मेरे पीछे आएंगे, बट ऐसा क्यों होगा। और इसके बाद तभी लूगिया बोलने लगता है कि क्या तुझे इसके बारे में अभी तक नहीं पता। और इसके बाद वो जिन्वो के पावर्स के बारे में बताने लगता है कि जो पावर अभी तुम्हारे अंदर है ये तुम्हारी पावर नहीं है और ये पावर तुम्हें किसी के द्वारा मिला है और उसने मोनार्क्स को धोखा दिया एक तरह से। और इस कारण अभी तुम मोनार्क और रूलर दोनों का टारगेट हो क्योंकि वो दोनों तरफ से फंसा हुआ था। मतलब कि वो दोनों में से किसी के भी साइड नहीं था, बट था वो एक तरह से मोनार्क ही। और मैंने कसम खाई है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा और उनसे फाइट करूंगा, तो क्या तुम मेरा साथ देना चाहोगे। और इसके बाद जिन्वो पता नहीं क्यों अचानक से ना वहाँ पे अपने ऑरा को ना बाहर निकालने लगता है और इस टाइम पे ना वो हल्का फुल्का ऐश बॉर्न की तरह भी शो करने लगा था अपने आप को। और इसके बाद तभी जिन्वो बोलता है कि अच्छा तू मेरी मदद कर सकता है, अगर तू मेरी सच में मदद करना चाहता है तो तू मेरा एक शैडो सोल्जर बन जा। और अभी लीगिया ने ना ऐश बॉर्न की झलक देखने के बाद ना वो भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था, बट अगले पर जिन्वो एकदम नॉर्मल हो जाता है। और इसके बाद लीगिया बताने लगता है कि मोनार्क्स और रूलर्स दोनों ने स्पिरिचुअल बॉडी को पोजेस कर रखा है और अगर तुम चाहो तो उन्हें एक तरह से डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। और सबसे मेन बात तो ये है कि तुम उन्हें अपने शैडो सोल्जर्स में बिल्कुल भी नहीं बदल सकते। इस कारण मैं तुम्हारा शैडो सोल्जर नहीं बन सकता। अगर मेरे पास मौका होता तो मैं जरूर वो करता और अभी मैंने तुझे मौका दे दिया मेरी मदद करने का। और इसके बाद जिन्वो ना एक तरह से ना उसकी बात मान जाता है और वो ना उसकी मदद करने के लिए एक तरह से तैयार भी हो जाता है वहाँ पे। और वो ना अपना डैगर भी लिटरली वहाँ पे निकाल लेता है, बट उसके दिल में ना अभी भी थोड़ी बहुत अजीब गरीब हरकतें हो रही थी। और इसके बाद जिन्वो ना एक बेड़ियों को काट भी देता है, लिटरली एक बेड़िया काट देता है। और इसके बाद तभी जिन्वो बोलता है कि इसका मतलब ये है ना कि तू मेरे साथ है, मतलब कि ह्यूमंस के साथ है। और लीगिया ना वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता, मतलब कि वो कुछ बोलने वाला होता है बट वो कुछ भी नहीं बोलता वहाँ पे। और इसके बाद जिन्वो ना काफी बैडेस्ट तरीके से उसको बोलता है कि आखिरकार तूने अभी कुछ बोला क्यों नहीं, जल्दी बता। और कहीं ये ट्रस्ट के कारण तो नहीं है ना जो अभी कॉन्ट्रैक्ट किया था। और इसके बाद जिन्वो ना लीगिया के गर्दन के पीछे ना एक असैसिन स्टोन को देखता है और जिन्वो बोलने लगता है कि तुम्हारे गर्दन पे असैसिन स्टोन लगा है, इसका मतलब तुम्हारे पास भी रूलर की आवाज आती है कि तुम्हें ह्यूमंस को मारना होगा। इसका मतलब तुम भी बाकी बीस्ट की तरह, तुम भी कोई अच्छे बीस्ट नहीं हो। और अभी ना लीगिया को ना काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और लिटरली भाई जो एक हाथ फ्री कर दिया था ना जिन्वो ने, उस हाथ की मदद से ना जिन्वो के ऊपर अटैक करता है और जिन्वो ना काफी आसानी से उसका अटैक को डॉज कर लेता है और अपने डैगर की मदद से ना उस पर स्टैब भी कर देता है। और जिन्वो बोलता है कि मुझे तो पहले ही पता था कि मैं तुझे खुला नहीं छोड़ सकता, तू काफी ज्यादा रिस्की है। और इसके बाद उसके काफी ज्यादा क्लोज जाता है और क्लोज जाते हुए बोलता है कि भाई तू काफी ज्यादा गड़बड़ कर सकता है। और लीगिया बोलता है कि ये काम मैं नहीं करने वाला बल्कि ये काम तुम करने वाले हो। और इसके बाद लीगिया ना अगेन जिन्वो के ऊपर अटैक करता है, बट जिन्वो ना अपने डैगर की मदद से ना उस पर अटैक करता है, मतलब कि उसके मुंह में डाल देता है डैगर। और अभी लीगिया के मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था और वो बंदा भी काफी ज्यादा घायल हो गया था। और लीगिया अभी भी बोलता है कि जितने अभी डंजन ओपन हो रहा है और ह्यूमंस के बीच में जो बैटल हो रहा है ना, इससे एकदम साफ पता लग रहा है कि ये जगह एकदम बैटल फील्ड में ट्रांसफॉर्म होने वाली है। और मैं प्रेयर करता हूँ कि जिन लोगों की तुम मदद करना चाहते हो वो सभी ना इस हेल फायर की आग में ना जल के राख हो जाए। और जिन्वो बोलता है कि भाई देख मैं भी यहीं पे हूँ और देख लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं उनको प्रोटेक्ट करूंगा। और इसके बाद जिन्वो फाइनली अपना कमाल दिखाता है और उसका गर्दन ही अलग कर देता है और फाइनली जिन्वो ने उसको हरा दिया था और उसका काफी ज्यादा लेवल अप भी होता है। और वो उस टाइम पे सोच रहा था कि यार ये काफी ज्यादा बेकार है कि मैं उसको अपने शैडो सोल्जर में ऐड नहीं कर सकता, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और वो ना एक मेटल का टुकड़ा उठा लेता है जो कि ना उसको लीगिया से मिला था। अब ये क्या काम करने वाला है आगे आपको सब कुछ पता लगेगा। और इसके अगले सीन में ना हमें एक बड़ा सा घर दिखाया जाता है और वहाँ पे ना दो बंदे ना उस घर के अंदर जा रहे थे और जिस बंदे से वो लोग मिलने गए थे ना उसका नाम क्रिस्टोफर था। और काफी सारे लोगों को पता होगा और काफी सारे लोगों को नहीं पता होगा, ये ना नेशनल लेवल हंटर में से एक हंटर था। और उससे मिलने के लिए मिस लेनर और साथ ही डिप्टी डायरेक्टर आए थे। और क्रिस्टोफर सीधा बोल देता वहाँ पे, अगर देखो भाई डंजन के अंदर जाना है तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला क्योंकि मेरे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और सेलनर बोलते कि नहीं इस रीजन की वजह से हम यहाँ पे नहीं आए, हमें ना एक काफी इंपॉर्टेंट
काम है तुमसे? और क्रिस्टोफर बोलता है कि मतलब कि एस रैंक गेट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई काम है क्या? और सैलर बोलते हैं कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हारे ऊपर खतरा है, मतलब कि तुम मारे जा सकते हो। और ये सुनने के बाद ना बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और काफी गुस्से में बोलने लगता है कि सैलर, आपने मुझे पता है कि काफी कुछ मेरे लिए किया है, बट सच बताओ तो अभी मजाक के मूड में तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। और वो ना सैलर की तरफ काफी बैड तरीके से देख रहा था और बोलते कि क्या कोई बंदा इतना कैपेबल है या फिर कोई मॉन्स्टर जो कि मुझे हरा सके। और सैलर बताने लगते हैं कि मैंने एक ड्रीम देखी थी जिसमें कुछ लोगों ने ना तुम्हें एक साथ घेर लिया था, मतलब कि 3 लोगों ने। और क्रिस्टोफर ना और भी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं एक नेशनल लेवल हंटर हूँ और तुम्हें पता होगा कि मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। लेकिन उसके बाद भी सैलर बोलते हैं कि बट तुम मेरी बात तो मानने की कोशिश करो, मैंने अपने सपने में ये देखा था। और क्रिस्टोफर बोलता है कि अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हारी बात पे विश्वास है, तो अच्छा मुझे ये बताओ कि आखिरकार मुझे किससे मदद मांगनी चाहिए। और क्रिस्टोफर को ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में ना कोई भी इंसान ना उसकी मदद नहीं कर सकता। और सैलर बोलते हैं कि एक इंसान है जो कि आपकी मदद कर सकता है, और उस हंटर का नाम आप सभी को पता चल गया होगा कौन है। जिन्वो का ही नाम लिया जाएगा भाई, और किसका लिया जाएगा? और सैलर बताते हैं कि वही एक हंटर है जो कि आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। और इसके बाद फाइनली हमें जिन्वो का सीन दिखाया जाता है जो कि गेट से बाहर निकलता है। और उस टाइम पे ना वो काफी ज्यादा खुश था कि उसने ना उस बीस्ट को ना पूरी तरीके से आजाद नहीं किया था, क्योंकि अगर उसको पूरी तरीके से आजाद कर देता ना तो जिन्वो को भी काफी ज्यादा कठिनाई होता उसको हराने में, या फिर क्या पता हार भी सकता था, क्योंकि जिन्वो को नहीं पता आखिरकार वो कितना ज्यादा पावरफुल था। और जिन्वो के दिमाग में इस टाइम पे ये चल रहा था कि भाई अभी ना मुझे और भी काफी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। और जापान का एस रैंक गेट क्लियर करने का न्यूज ना पूरी दुनिया में काफी स्पीड में फैलता है। और अभी सोशल मीडिया से लेकर न्यूज रिपोर्टर से लेकर हर जगह पे भाई केवल जिन्वो 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 का ही नाम चल रहा था। और इसके बाद हमें काफी बड़ा जायंट दिखाया जाता है जो कि भाई समुद्र किनारे तक पहुंच गया था, चाइना तक। और वहां पे ना एक चाइना का नेशनल लेवल हंटर है ना काफी आसानी से मार के उसके ऊपर बैठा हुआ था। और इसके बाद हमें मासामोटो का भी सीन दिखाया जाता है जिसने ना अपने आप को अरेस्ट करवा लिया था उसकी अपनी गलतियों के कारण। और इसके बाद हमें अमेरिका का भी सीन दिखाया जाता है, और जो अमेरिका में एस रैंक का गेट ओपन हुआ था ना उन लोगों ने काफी आसानी से उसको क्लियर कर लिया था, इस कारण वहां पे भी पार्टी चल रहा था। और इसके बाद हमें वही दोनों बंदे दिखाए जाते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे कि जिन्वो ना एस रैंक का गेट क्लियर नहीं कर पाएगा और शर्त लगा रहे थे। और इसके बाद तभी वहाँ पे थॉमस आ जाता है और वो बोलते हैं कि तुम लोगों को अपनी बातें तो याद है ना, हमने शर्त लगाया था। बट वो लोग ना वहाँ पे ऐसे एक्टिंग करने लगते हैं जैसे कि उसको कुछ पता ही नहीं है, उसने कोई शर्त ही नहीं लगाई। और इसके बाद तभी थॉमस ना एक बंदे के पास जाता है और बोलता है कि भाई तेरे ऊपर ना ये टाई काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और शायद ये मेरे ऊपर भी काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, मुझे दे दे। बट वो बंदा बोलता है कि मैंने आपसे बैट ही नहीं लगाया तो मैं आखिरकार क्यों दूं आपको टाई। बट फनी बात तो ये थी कि थॉमस ने ना उससे वो टाई छीन लिया था और पहन के ना अपने असिस्टेंट से पूछ रहा था कि आखिरकार ये टाई मेरे ऊपर कैसा लग रहा है। और लड़की बोलती है कि वैसे देखा जाए तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है लेकिन ये आपके ऊपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और थॉमस बोलता है कि मुझे भी यही लगा था। और इसके बाद वो उस टाई को फेंक देता है। और इसके बाद असिस्टेंट बताने लगते हैं कि अभी उन सभी गिल्स के बीच में ना एक मीटिंग चलने वाली थी इंटरनेशनल सभी गिलों के बीच में, और उसके अंदर ना आजिन गिल भी था, मतलब कि जिन्वो का भी गिल था उस मीटिंग के अंदर। और जैसे थॉमस को पता लगता है कि आजिन गिल जिन्वो का गिल है भाई, वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसको अब जिन्वो से मिलने का मौका मिल गया। और इसके बाद हमें जिन्वो का सीन दिखाया जाता है जिसने ना काफी सारे बीस्ट को वहां पे समन कर लिया था, मतलब कि एक्सट्रैक्ट कर लिया था। बट एक बीस्ट वहां से भाग गया था जिसको नेशनल लेवल हंटर ने मारा था, मतलब कि चाइनीज हंटर ने। और तभी हानेकावा यूजिन के पास जाती है और उसका फोन उसको देती है क्योंकि उसके फोन पे ना कॉल आ रखा था किसी का। और यूजिन जैसे कॉल उठाता है ना भाई वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद वो तभी जिन्वो को बोलता है कि मुझे माफ करना सर, बट मुझे अभी कोरिया जाना होगा। और जिन्वो बोलता है कि कोई प्रॉब्लम है क्या? और यूजिन बोलता है कि सर मुझे इतना तो नहीं पता बट इतना बताया गया कि फैमिली इमरजेंसी है। और इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूजिन को पता लगता है कि उसके फादर को ना इटर्नल स्लंबर नाम की बीमारी हो चुकी थी फाइनली, मतलब क्या प्रॉपर हो गया था, वो भी सो गए थे अचानक से अब। और ये देखने के बाद यूजिन बंदा वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने फादर के पास जाने की कोशिश करता है, बट उसका असिस्टेंट है उसको नहीं जाने देता। और वो बोलने लगता है कि इस टाइम पे तुम अपने माना को कंट्रोल नहीं कर सकते और वो ना उनकी तबीयत को और भी ज्यादा खराब कर सकता है। और अभी यूजिन बंदा ना काफी ज्यादा उदास हो गया था और वो सोच रहा था कि मैं सच में काफी ज्यादा नकारा हूँ। और इसके बाद डैड के जो असिस्टेंट होते हैं ना वो यूजिन को एक बुक देते हैं और यूजिन बोलते हैं कि आखिरकार ये है क्या। और असिस्टेंट बताते हैं कि तुम्हारे डैड इस पे काफी टाइम से कुछ काम कर रहे थे। और यूजिन जैसे बुक खोल के देखते हैं तो उसको पता लगता है कि उसके फादर ने ना यूजिन के सारी अचीवमेंट्स को ना एक बुक में संभाल के रखा था। और ये देखने के बाद यूजिन बंदा ना और भी ज्यादा वहाँ पे इमोशनल हो जाता है और उसका असिस्टेंट बताने लगता है कि मुझे माफ करना, चेयरमैन ने मुझे बताने से मना किया था, बट सच बताओ तो वो आपसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं। और इसके बाद वो दोनों ना वहाँ से जाने लगते हैं और तभी अचानक से ना यूजिन को कुछ वहाँ पे फील होता है और पीछे मुड़ के देखते हैं तो कोई भी नहीं होता वहाँ पे। बट आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि वहाँ पे कोई ना कोई तो था और वो कोई ना कोई जिन्वो होता है। और इसके बाद फाइनली जिन्वो अपने होली वाटर ऑफ लाइफ की बोतल खोलता है और इसके बाद हमें यूजिन की ना बड़ी बहन का सीन दिखाया जाता है और जिन्हें भी ना उस टाइम पे काफी ज्यादा उदास थी, बट जैसे वो अपने फादर को देखते हैं जो कि लिटरली भाई अचानक से एकदम ठीक हो गए थे, ये देखने के बाद ना वो वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। और जिस तरीके से जिन्हा अपनी मदर को पकड़ के रो रही थी उसी तरीके से जिन्हें भी अपने डैड को पकड़ के काफी ज्यादा
रोने लगती है। और इसके बाद हमें जिन्वो दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल से बाहर आ गया था और वो बोलता है कि मुझे पता है कि मैं काफी जल्दी बोल रहा हूँ बट हैप्पी बर्थडे यूजिन। अभी जिन्वो को ना अगेन जापान जाना था बट अभी वो शैडो एक्सचेंज टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकता था 1 घंटे तक। और वो सोच रहा होता है कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। और वो सोचता है कि मेरे पास तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है जिसके साथ मैं टाइम स्पेंड कर सकूं। बट अचानक से ना उसको चा की याद आने लगती है। और इसके बाद तभी जिन्वो सोचता है कि मुझे ना डंजन में जाके थोड़ा बहुत टाइम पास कर लेना चाहिए। और इसके बाद हमें क्रिस्टोफर का सीन दिखाया जाता है जो कि सो रखा था बट तभी अचानक से ना वो उड़ जाता है क्योंकि उसको कुछ सेंस होता है। और इसके बाद वो ना बाहर निकलता है और वो सोच रहा था कि अभी यहाँ पे कुछ ज्यादा ही शांति है। और इसके बाद वो एक वाइन की ग्लास उठाता है और उसको नीचे गिरा के तोड़ भी देता है। और वो सोच रहा था कि अभी तक वाइन की ग्लास भी टूट चुका है बट अभी तक मेरे को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। और उसको ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। और तभी क्रिस्टोफर बोलता है कि आखिरकार यहाँ पे कौन है। और उसको पास्ट की बातें याद आ रही थी जहाँ पे डायरेक्टर ने ना चेयरमैन का नंबर दिया था क्रिस्टोफर को। और वो सोच रहा था कि कहीं सच में तो उन्होंने मेरा पास्ट नहीं देख लिया था ना, मतलब कि फ्यूचर। और तभी अचानक से ना उसके सामने ना एक मोनार्क आ जाता है और लिटरली भाई आगे नहीं मतलब कि पीछे भी 2 मोनार्क होते हैं। और एक मोनार्क वहाँ पे बोलने लगता है कि अगर तुम ह्यूमंस को इस तरीके से जाने दोगे तो तुम कुछ भी नहीं पा पाओगे। और क्रिस्टोफर को ना कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बोलता है कि भाई तू बोलने की क्या कोशिश कर रहा है। और नीचे वाला बंदा बोलता है कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं उससे बात कर रहा हूँ जो कि तुम्हारे पीछे है। और इसके बाद क्रिस्टोफर ना अपने फॉर्म में आता है, मुझे नहीं पता इसका क्या नाम है बट हाँ काफी ज्यादा बैडस लग रहा था। और वो वहाँ पे बोल रहा था कि मैं जाने से पहले तुम में से एक को तो निपटा के ही जाऊंगा। और इसके बाद वो ना नीचे वाले मोनार्क के ऊपर अटैक करता है और लिटरली वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था ना कि उसका घर ही ब्लास्ट हो जाता है क्रिस्टोफर का। और इसके बाद हमें जिन्वो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके स्टैट्स भी दिखाए जाते हैं और लिटरली उसका लेवल ना 122 हो गया था। और सिर्फ ये एक मोनार्च को मारने के बाद हुआ था इतना लेवल। और इसके बाद जिन्वो ना हमें कार में दिखाया जाता है और जिन्वो को देखने के लिए ना लाखों करोड़ों लोग ना रोड पे खड़े थे। और बेरू भी वहाँ पे बोलने लगता है कि मास्टर मुझे तो ऐसा लग रहा है ये सारे लोग आपको देखने के लिए आए हैं और मैं तो बोल रहा हूँ आपको ना अपना हाथ भी ऊपर की तरफ उठाना चाहिए ताकि आप उन्हें एक्नॉलेज कर सको। और इसके बाद जिन्वो ना हमें एरोप्लेन में दिखाया जाता है और वो बोलता है कि भाई ये अचानक से तो हो नहीं सकता, मतलब कि सच बताओ तुमने प्लान किया था ना इसके बारे में। क्योंकि उसके बगल में जो बंदा बैठा था ना वो एडम था। और एडम भी बोलता है कि मुझे काफी ज्यादा खुशी हुआ कि आप मुझे अभी तक याद रखे हो। और इसके बाद वो लोग बात करना स्टार्ट करते हैं जहाँ पे जिन्वो बोलते हैं कि क्या तुम्हारे उधर भी कोई एस रैंक गेट अपीयर हुआ है। और एडम बोलते हैं कि नहीं मैं उस टॉपिक पे बात करने के लिए नहीं आया हूँ। और इसके बाद एडम ना जिन्वो को एक वीडियो दिखाता है और वीडियो के अंदर ना काफी तगड़ा वाला आग लगा हुआ था और फायर फाइटर्स ना उन आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। और जिन्वो बोलते हैं कि भाई ये आग से मुझे क्या दिखाना चाहता है। और इसके बाद एडम बताने लगता है कि जो आग लगाया ना उसका नाम क्रिस्टोफर रेड है और वैसे देखा जाए तो वो एक नेशनल लेवल हंटर है। और काफी सारे फायर फाइटर्स वहाँ पे आग को बुझाने के लिए गए हैं। और जिन्वो भी बोलते हैं कि फायर देख के तो काफी ज्यादा इंटेंस लग रहा था। और जिन्वो क्रिस्टोफर रेड के बारे में और भी कुछ पूछने वाला होता है तभी एडम ना अपना गर्दन हिला देते हैं। और इसके बाद हमें एक नेशनल लेवल हंटर भी दिखाया जाता है, मतलब कि क्रिस्टोफर रेड, और उसका तो पत्ता काफी गंदे तरीके से कट हो गया था। और इसके बाद एडम ना एक फोटो निकाल के दिखाता है और बोलता है कि हमें ऐसा लग रहा है कि क्रिस्टोफर का जिसने हालत किया ना वो बंदा ये है। और लिटरली भाई वो ना जिन्वो के डैड होते हैं। और मैं भाई कसम से ये सीन देखने के बाद ना एकदम हिल सा गया था, मतलब कि अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ अभी आपको आगे पता चलेगा। जिन्वो को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है ना कि भाई वो सीधा ना बिना टच किए एडम व्हाइट को ना सीधा आसमान में उड़ा देता है। और उसने ना गर्दन दबा रखा था और वो बोलते हैं कि क्या मैं तुझे मजाक करने के मूड में लग रहा हूँ अभी। और बोलते हैं कि मैं अभी तुझे यहाँ से जिंदा तो वापस बिल्कुल भी नहीं जाने देने वाला। और एडम का जो साथी था ना लिटरली भाई वो भी वहाँ पे डर गया था। और इसके बाद वो बताने लगता है कि ये इंसान एक डंजन से बाहर निकले थे। और डंजन के बारे में सुन के ना जिन्वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद एडम ना उसके बारे में सब कुछ बताता है और साथ ही डोंगसुक को जो पीटा था ना वो भी बताता है। और इसके बाद जिन्वो ना काफी ज्यादा निराश हो जाता है और सोचता है कि क्या मेरे डैड सच में एक इविल है। और एडम बताने लगता है कि उसने डोंगसुक को मारने के बाद ना अचानक से गायब हो गए और उसके बाद हमने उन्हें काफी ज्यादा ढूंढने की कोशिश किया बट वो अभी तक हमें नहीं मिले। और इसके बाद तभी जिन्वो बोलता है कि भाई तू ज्यादा बकवास मत कर, तो बस ये बता कि आखिरकार तू मुझे फोटो क्यों दिखा रहा है। और इसके बाद एडम बताने लगता है कि अभी एक इंटरनेशनल मीटिंग होने वाला है सभी गिल्ड्स के बीच में और वहाँ पे जिन्वो के फादर को ना एक रेड नोटिस दिया जाएगा, मतलब कि उसको मेन वांटेड के तौर पे करार किया जाएगा। मतलब कि पूरी दुनिया के लोग ना जिन्वो के फादर का हंट करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही एडम व्हाइट ये भी बताता है कि फोटो वाले इंसान को ना अभी गवर्नमेंट किसी भी हालत में पकड़ के रहेगी। और साथ ही फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर है ना वो आपके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहा है। और मुझे ये बताने का ऑर्डर नहीं था बट उसके बाद भी मैंने आपको ये बता दिया। और अगर आप कॉन्फ्रेंस के टाइम पे अपने डैड की फोटो देखते तो उस टाइम पे आप काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते, इस कारण मैंने आपको स्टार्टिंग में बताने का सोचा। और जिन्वो सोच रहा था कि मेरे फादर 10 साल से मिसिंग थे और जब आए तो वो एक बीस्ट के फॉर्म में आए क्या, मतलब कि ऐसा ही आना था क्या उन्हें। और एडम सोच रहा था कि भाई आखिरकार जिन्वो क्या है, अभी उसने टेलीकमीज का इस्तेमाल किया
किया और ये तो केवल एक तरह से मॉन्स्टर ही इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे टेक्निक्स का। और वो ये भी सोच रहा था कि नेशनल लेवल के हंटर ही केवल इस तरीके का पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ह्यूमंस में। और अभी इन सभी ने मान लिया था कि भाई जिन्वो ना छठवां नेशनल लेवल हंटर है, और छठवां नहीं भाई वो पहला नेशनल लेवल हंटर है, क्योंकि उसने 2 एस रैंक गेट को अकेले क्लियर किया है। और इसके बाद हमें थोड़ा मीटिंग के बारे में बताया जाता है जहाँ पे हर देश के गिल आए होते हैं और साथ ही वहाँ पे कैसे ग्रो किया जाएगा उन सब चीजों के ऊपर बातचीत होती है, मतलब की होगी। और उसमें काफी सारे गिल्स के नाम भी बताए जाते हैं, जहाँ पे ना आर्जिन गिल भी उनमें से एक गिल था। और जब सभी लोगों को पता लगता है ना कि आर्जिन गिल इंटरनेशनल मीटिंग में जाने वाली है, तो ये न्यूज ना भाई काफी स्पीड में फैलता है। और इसके बाद हमें आर्जिन गिल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मीडिया ना इस न्यूज को कवर कर रहा था कि साउथ कोरिया से आर्जिन गिल को इंटरनेशनल मीटिंग में भेजा जा रहा है, मतलब कि बुलाया जा रहा है। और वो इसके बारे में ना हंटर गिल के ओनर से पूछ रहा था, मतलब कि चॉय से पूछ रहा था। और चॉय भी बताता है कि देखा जाए तो ये एकदम ऑब्वियस सी बात थी, मतलब कि सामने वाले बंदे को ना यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार चॉय ने क्या बोला। और एक तरह से ना चॉय भी ना अपना रिस्पेक्ट दिखा रहे थे जिन्वो को कि भाई वो इंसेन लेवल पे है और वो ये सारी चीजें एकदम डिजर्व करते हैं। और इसके बाद हमें चिनचुल और साथ ही चेयरमैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चिनचुल बताते हैं कि चाइना से ना कोई जिन्वो के ना इंफॉर्मेशन के बारे में जानना चाहता है, मतलब कि वो लोग जिन्वो के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, रेड रिपोर्ट और बाकी चीजों के बारे में जानना चाहते थे। और चेयरमैन बोलते हैं कि वैसे देखा जाए तो जिन्वो हमारा टॉप रैंक हंटर है और हम उनके डिटेल्स को इतनी आसानी से तो किसी को नहीं एक्सेस करने दे सकते। और वैसे अचानक से जिन्वो के ऊपर इतना ज्यादा इंटरेस्ट कैसे आ रहा है लोगों का, बट उन्हें बता देना कि जिन्वो दूसरे कंट्री का ऑफर्स को एक्सेप्ट नहीं करने वाला। और तभी चिनचुल बोलता है कि सर ये रिक्वेस्ट ना चाइना का कोई गवर्नमेंट ने नहीं किया, वहाँ का सिर्फ एक इंडिविजुअल बंदे ने किया है। और चेयरमैन बोलते हैं कि आखिरकार वो है कौन। और चिनचुल बताता है कि वो नेशनल लेवल हंटर चाइना का, और मैं इसका नाम अभी आपको नहीं बताने वाला, जब वो सीन में आएगा ना उसके बाद ही मैं इसका प्रॉपर नाम आपको बताऊंगा। और ये सुनने के बाद चेयरमैन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि चाइना का ना अपना रैंकिंग सिस्टम है, मतलब कि वो इंटरनेशनल रैंकिंग सिस्टम को एक तरह से फॉलो नहीं करता, सभी को एस रैंक हंटर नहीं मानता चाइना। और अगर मान लो किसी हंटर्स का 5 स्टार होगा तो वो एक हाई रैंक का एस रैंक हंटर हुआ। बट अभी जो ये वाला नेशनल लेवल हंटर था ये 7 स्टार था, तो समझ जाओ कि ये हाई रैंक से कितना ज्यादा अप हुआ। और चेयरमैन बोलते हैं कि आखिरकार लू को कैसे इंटरेस्ट आ गया जिन्वो में, पूरा नाम मैं अभी भी आपको नहीं बता रहा, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। और इसके बाद चिनचुल बताने लगता है कि शायद जापान को अकेले क्लियर किया, जापान के एस रैंक गेट को, क्या पता इस कारण लू को इंटरेस्ट आ गया हो जिन्वो में। और इसके बाद हमें थॉमस के असिस्टेंट दिखाई जाती है और वो बताती है कि सर जिन्वो ना कल तक यहाँ पे आ जाएंगे। और तभी थॉमस बोलता है कि ये तो काफी ज्यादा मजेदार बात है। और इसके बाद तभी वहाँ पे एक और बंदा आ जाता है और थॉमस बोलता है कि भाई सच बता तो तू एकदम सही टाइम पे आया और मुझे ना तुझे कुछ बताना था। और वो सीधा बोल देता है कि अगर तूने जिन्वो के साथ कुछ भी मजाक मस्ती करने की कोशिश किया ना तो भाई तू देख लियो कि मैं तेरे साथ क्या करूंगा उसके बाद। और उसके सामने जो बंदा खड़ा था ना वो और कोई नहीं डोंगसुक होता है। और डोंगसुक की ना अभी एकदम हालत खराब थी भाई थॉमस के सामने खड़ा होने के बाद। और मुझे पता है तेरे भाई और जिन्वो के बीच में क्या मैटर चल रहा है और तुझे जानना है कि आखिरकार वहाँ पे क्या हुआ था। और डोंगसुक ना कुछ बोलने वाला होता है, बट तभी ना थॉमस अपने ओरा को रिलीज करता है और उसके सामने ना अपना हाथ दिखाता है, मतलब कि उंगली पॉइंट करता है और बोलता है कि मैंने तुझे बोलने की परमिशन दिया क्या, तो तू क्यों बोल रहा है। और अभी डोंगसुक की तो हालत एकदम खत्म, मतलब कि टाटा बाय बाय जैसा हो गया था। और वो ना थॉमस की बात वहाँ पे चुपचाप मानता है और चुपचाप वहाँ से कल्टी खा लेता है। और इसके बाद असिस्टेंट भी बोलती है कि क्या आपको क्या लगता है कि वो आपकी बात मानने वाला है। और थॉमस बोलता है कि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता, इसलिए तुम्हें ना उसके ऊपर नजर रखना है जब तक जिन्वो ये देश छोड़ के चला ना जाए वापस, मतलब कि अपने कंट्री में। और इसके बाद हमें ना अलग अलग कंट्री के फ्लैग्स दिखाए जाते हैं। और इसके बाद हमें एक हंटर दिखाया जाता है और उसका बॉडीगार्ड बोलो या फिर आप उसका असिस्टेंट बोलो, वो भी होता है। और इस हंटर का नाम ना लिनार्ड था और ये ना जर्मन की तरफ से आया था। और इसके बाद वो बोलते हैं कि आखिरकार यहाँ पे इतने सारे रिपोर्टर क्यों है। और उसका असिस्टेंट बोलते हैं कि यहाँ पे ना जिन्वो के बारे में बात हो रहा है, मतलब कि साउथ कोरिया के हंटर के बारे में बात हो रहा है जो कि यहाँ पे आने वाला है। और इसके बाद तभी उनकी नजर ना जिन्वो के ऊपर जाती है और लिनार्ड बोलने लगता है कि क्यों ना हम जिन्वो के साथ जाके बात करें, क्योंकि एक पावरफुल हंटर हमारा दोस्त होगा, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। और इसके बाद लिनार्ड ना जिन्वो के पास जाने लगता है, लेकिन लिटरली भाई अचानक से रास्ते में काफी ज्यादा डर जाता है। और उसका असिस्टेंट बोलते हैं कि क्या तुम डर गए, और लिनार्ड बोलते हैं कि क्या तुम देख नहीं पा रहे क्या। और उसको ना इतना समझ में आ गया था कि जिन्वो ना अपनी शैडो आर्मी को दूसरे डायमेंशन से बुला के नहीं लाता, बल्कि वो ना हर वक्त पे अपने साथ उसको रखता है। और अगर वो चाहे तो अभी यूनाइटेड स्टेट्स को ना अकेले हरा सकता है या फिर वॉर छेड़ सकता है, मतलब कि अभी भी इन लोगों को थोड़ा सा गलत फहमी था कि जिन्वो ना थॉमस को नहीं हरा सकता, वो भी गलत फहमी आगे जाके दूर हो जाएगा इन सभी का। और इसके बाद यूजिन और साथ ही चिनचुल में दिखाया जाता है, जहाँ पे यूजिन बोलते हैं कि वैसे आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। और चिनचुल बताता है कि मैं जिन्वो के बॉडीगार्ड के तौर पे यहाँ पे आया हूँ। और इसके बाद यूजिन ना चिनचुल के काफी ज्यादा मजे लेने लगता है और सोचता है कि भाई देखो बॉडीगार्ड का भी रोल कौन अदा करना है, जिसको जिन्वो ने खुद ही 2-3 बार बचाया है। और इसके बाद तभी वहाँ पे एडम आता है और वो ना काफी अच्छे तरीके से जिन्वो से बात करने लगता है। और इसके बाद जिन्वो ना
एडम के साथ कहीं पे जाने लगता है, बट यूजिन को ना वहाँ पे नहीं जाने दिया जाता। मतलब कि बाकी लोग ना दूसरी जगह पे थे, पार्टी दूसरी जगह पे हो रही थी और जिन्हो भी बोल देता कि यूजिन तुम थोड़ी देर ना चिंचुल के साथ रुक जाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। और इसके बाद वो लोग गाड़ी में बैठ के ना फेडरल ब्यूरो के हेडक्वार्टर में जाने लगते हैं। और इसके बाद एडम बताने लगता है कि अभी अमेरिका ना काफी बड़ी प्रॉब्लम में एक तरह से आ चुका है और हम ना क्रिस्टोफर की पावर के ऊपर ना काफी ज्यादा डिपेंडेंट थे, बट अभी वो जा चुका है और इस कारण अभी हमें थोड़ा बदलाव की जरूरत है। और अभी तक हमने उनकी डेथ को ना एक तरह से पब्लिक नहीं किया है और उनके रिप्लेसमेंट को फुलफिल करने के लिए ना हम कुछ भी करेंगे। और जिन्हो बोलते हैं कि क्या मैं उनमें से एक कैंडिडेट हूँ जो कि रिक्रूट हो सकता है। और एडम वहाँ पे हाँ की तरफ गर्दन हिलाता है और इसके बाद वो स्केलेटन और साथ ही रूइन स्टोन दिखाता है, कामिश का स्केलेटन। और इसके बाद वो बताने लगता है, मतलब कि कामिश ड्रैगन के बारे में सब कुछ बताने लगता है, पास्ट के बारे में। और ये सारी बातें सुनने के बाद ना जिन्हो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी जिन्हो बोलते हैं कि क्या यूएस ने कामिश के कॉर्प्स को प्रिजर्व करके रख रखा है। और एडम वहाँ पे हाँ की तरफ गर्दन हिलाता है। और इसके बाद तभी जिन्हो बोलता है कि अच्छा ठीक है, वो जहाँ पे मुझे जल्दी से वहाँ पे लेके चलो। और एडम को ना कुछ भी समझ में नहीं आता क्या जिन्हो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। और इसके बाद तभी जिन्हो बोलते हैं कि मैं फेडरल ब्यूरो को अपना टाइम दे रहा हूँ और मैं कुछ ज्यादा तो मांग नहीं रहा तुम लोगों से। और एडम बताने लगता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार वो कॉप्स कहाँ पे रखा है, बट जो भी कुछ मेरे सीनियर्स ने मुझे बताया मैं वही आपको बता रहा हूँ। और मुझे पता है कि वो लोग काफी ज्यादा खुश होंगे जब उनको पता लगेगा कि आपने हमसे कुछ रिक्वेस्ट किया है और क्या आप थोड़ी देर यहाँ पे वेट कर सकते हैं। मैं उनको ये सारी बात जाके बता देता हूँ, बट जिन्हो सीधा मना कर देता है और वो बिना फेडरल ब्यूरो के हेडक्वार्टर चला जाता है। इसके बाद मतलब कि शैडो एक्सचेंज टेक्निक का इस्तेमाल करके, और अभी डायरेक्टर के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा था और उसको बिना जिन्हो को सारी बातें बतानी पड़ती है। मतलब कि वो तो उस टाइम पे बाहर बैठा था, बट वहाँ पे ना डायरेक्टर और एडम बात करने लगते हैं। और तभी डायरेक्टर को ना एक बात हिट होता है कि आखिरकार जिन्हो वहाँ पे क्यों जाना चाहता है कॉप्स के पास। कहीं वो कामिश की बॉडी को तो एक्सट्रैक्ट नहीं करने वाला ना, उसको अपनी शैडो आर्मी का पार्ट तो नहीं बनाने वाला ना। और वो ना इसके बारे में अभी सभी को बताने लगता है, मतलब कि डायरेक्टर सभी को बताने लगते हैं। और ये सुनने के बाद ना एडम काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो ना डायरेक्टर को इस बात से मना करने लगता है कि हमें जिन्हो को कॉप नहीं दिखाना चाहिए। और डायरेक्टर भी बोलते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे ना तो हमारा जिन्हो के साथ जो रिलेशनशिप है ना वो एकदम खराब हो जाएगा। और साथ ही देखा जाए तो जिन्हो कुछ भी करके वो देख ही लेगा। और अभी डेविड को समझ में नहीं आता कि आखिरकार क्या करना चाहिए और वो बोलता है कि अभी मैं खुद ही जिन्हो को वहाँ पे लेके जाने वाला हूँ। और वो सोचता है कि आखिरकार जिन्हो क्या कर सकता है, अब ये भी जानने का एक अच्छा मौका आ गया है। और इसके बाद हमें डेविड और जिन्हो और बाकी लोग दिखाए जाते जो कि फाइनली कैमिश के कॉप्स के पास पहुंच गए थे। और डेविड ने वहाँ पे जिन्हो को ना कैमिश के कॉप्स के बारे में काफी कुछ बताने लगता है, बट जिन्हो बोलता है कि भाई सच बताओ तो मुझे इन सब चीजों को जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और इसके बाद वो ना सभी को पीछे हटने के लिए बोलता है और इसके बाद वो ग्लास पे हाथ रखता है और अराइज बोलता है। बट फनी बात तो ये था कि जिन्हो का जो पहला अटेम्प्ट होता है ना वो एक तरह से फेल हो जाता है। और इसके बाद जिन्हो ना अपने आप को काफी ज्यादा रिलैक्स करता है और अगेन अराइज बोलता है। और फाइनली इस बार कैमिश की शैडो ना वहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाती है और हमें फाइनली कैमिश का पहला शैडो लुक देखने को मिलता है। और इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे हो जाता है खत्म और साथ ही सीजन 3 भी हो जाता है यहाँ पे खत्म। और सीजन 3 को खत्म करने का मेन रीजन यहाँ पे बहुत ही बड़ा कमाल का चीज है, मतलब कि अगले चैप्टर से ना आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा ना जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा। मतलब कि ऐसी खतरनाक सी चीजें आपको सीजन 4 के अंदर मैं दिखाने वाला हूँ। मतलब कि आप लोगों को ना एकदम रेडी हो जाना पड़ेगा। यहाँ तक भाई आप एकदम रेडी हो जाओ सीजन 4 देखने के लिए। और थोड़ा मेन रीजन ये भी था कि अभी मुझे गाँव जाना है अपने, मतलब कि मेरे कजन सिस्टर की शादी है और मैंने आपको एनिमे भजन वाले चैनल पे बात बता रखी है, तो मुझे थोड़ा अभी टाइम नहीं मिल पाएगा वीडियो बनाने का इस कारण। और शायद मैं ना 15 दिन तक वीडियो ना भी अपलोड कर सकूं। मैं कोशिश करूंगा गाँव में बनाने का। इस वीडियो के बाद मैं एक कंबाइंड वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें सीजन 3 को मैं पूरा एक वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो वो वीडियो अभी कुछ दिनों में आ जाएगा। जैसे वीडियो अपलोड होगा उसके 1-2 दिन बाद वो वाली वीडियो आ जाएगी। और अगर उसके बाद मुझे टाइम मिला गाँव में वीडियो बनाने का तो मैं अवश्य आपके लिए बनाऊंगा सीजन 4 का पार्ट 1। बट अगर टाइम नहीं मिल पाए तो आपको थोड़े दिन वेट करना पड़ेगा मेरे गाँव से आने का, और उसके बाद ही मैं आके यहाँ पे बना पाऊंगा। तो अब ये तो सिचुएशन के ऊपर निर्भर करता है। बट आप लोगों को मैं इतना बता रहा हूँ कि जो सीजन 4 का एपिसोड 1 होने वाला है ना, पार्ट 1 होने वाला है, काफी ज्यादा कमाल का होगा और आपको काफी ज्यादा मजा आएगा उसके अंदर। क्योंकि मैंने इसके अंदर मोनार्च के साथ जिन्हो की बैटल को कवर किया और सीजन 4 के स्टार्टिंग में ही आपको थॉमस के साथ बैटल कवर करते हुए नजर आने वाला हूँ मैं। मतलब कि पार्ट 1 में ही हमें थॉमस के साथ बैटल होने वाली है, फिर पार्ट 3 या फिर 4 के अंदर हमें जिन्हो का मोनार्च के साथ बैटल अगेन देखने को मिलेगा और इसके बाद प्रॉपर बैटल देखने को मिलेगा जहाँ पे जिन्हो को ना उसके औकात पता लगेगी, मतलब कि अभी कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, सब कुछ पता लगेगा। बहुत ज्यादा मजा आने वाला आपको फ्यूचर में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भाई इतना मेहनत से वीडियो डालो बट अभी तक ये चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है तो रिक्वेस्ट कर रहा है थोड़ा शेयर वेयर कर दिया करो, थोड़ा वॉच टाइम कंप्लीट करवा दो। सो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।